दुनिया के दो बड़े आबादी वाले देशों में चल रहे विवाद का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एलएसी पर चाइना की पेट्रोलिंग की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन भारत भी मजबूती से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इस लड़ाई में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए हैं। इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और VR1 चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान सर। ब्रिगेडियर साहब 38 साल से सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर 2 डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर साहब ने LOC से लेकर काउंटर इमरजेंसी और UN में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे आज के टॉपिक पर चर्चा। सर, आपसे पहला सवाल, चाइना को मात देने के लिए भारत ने जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया है। भारत और चाइना के बीच 45 साल बाद दोबारा जंग हुई और उसके बाद से ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। आम जनता भी अब चाइना के विरोध में उतर चुकी है। सर, आप ये बताएं कि भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो चाइना का साथ दे रहे हैं। देखिए, क्वाड एक है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस। ये बेसिकली है 4 कंट्रीज़ की, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ, इसकी थोड़ी मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये क्वाड का आइडिया शुरू किया था जापान के प्रधानमंत्री ने 2007 में। कारण ये था कि जापान और चाइना के टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं। इनका एक आइलैंड है पैसिफिक में, उनको बोलते हैं सेनकाकू, जिसको चाइना मानता अपना और जापान मानता अपना, और वो उनकी तनातनी शुरू से ही थी। और बीच में इस दौरान क्या हुआ कि चाइना की जो सैन्य ताकत थी वो बढ़नी शुरू हो गई, बहुत जोर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ। उसके बाद चाइना ने ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी के अंदर अपना जो प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे आइलैंड जो कंट्रीज़ के थे उनके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, और बीच साथ में कुछ ऐसे छोटे छोटे आइलैंड थे जो अनइनहैबिटेड थे, वहाँ पे अपने बेसिस बना लिए, अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए और उस इलाके को वर्चुअली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो जापान को ये बात थोड़ी नागवार लगती, और उस वक्त पैसिफिक में अमेरिका की भी प्रेजेंस है। तो इन 2 कंट्रीज़ ने मिलकर बोला कि हम किस तरीके से चाइना को काउंटर करें। इस साथ में चाइना का जो इन्फ्लुएंस था वो इंडो चाइना और इंडियन ओशन में भी बढ़ रहा था। और इंडियन ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये सारा एरिया जो सुएज कैनाल से शुरू होता है, इंडियन ओशन में जाता है और फिर ऊपर नॉर्थवर्ड्स पैसिफिक में चलता है। वर्ल्ड का 70% कमर्शियल ट्रेड इस इलाके में चलता है। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 90% मैरीटाइम रिसोर्सेज जो हैं, चाहे वो फिशरी हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, ऑफशोर ऑयल, नेचुरल गैस हैं, वो सब इस इलाके में। तो जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो उन्होंने ये एक इस अलायंस को बनाने का सोचा। पर उस वक्त ये अलायंस बन नहीं सकी, क्योंकि इंडिया का जो ख्याल था कि चाइना हमारा नेबर है और हमारी बैलेंस ऑफ पैरिटी की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते थे कि चाइना के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते बनाएं। उसके लिए मोदी जी ने पहले अहमदाबाद किया, फिर मालापुरम हुआ, फिर वुहान हुआ, तो इंडिया में थोड़ा तैयार नहीं था। फिर ऑस्ट्रेलिया के 70% जो वीट है वो चाइना खरीदता है। ऑस्ट्रेलिया के 90% वो प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना खरीदता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में तैयार नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2017 में फिर से मनीला में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे भी कोशिश की गई इसको बनाने की, बट वो उस वक्त बात वो बन नहीं सकी। पर अब क्या हुआ है, सिनेरियो जो निकल के आया है, चाइना ने विली निली सारा का सारा साउथ चाइना सी जो है उस पर कब्जा कर लिया। जितने भी इंडो चाइना की कंट्रीज हैं, चाहे वो फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, इनके ऊपर अपना प्रभुत्व बहुत ज़बरदस्त बना लिया है। चाइनीज नेवी, न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ वहाँ देखी गई हैं, यानी कि वो अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बना चुका है। इसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, हिंदुस्तान को घेरने के लिए। और ऊपर से इसका जो BRI चल रहा है, जो ग्वादर तक पाकिस्तान में आ रहा है, तो लिटरली जो सिचुएशन ये है कि चाइना ने इन कंट्रीज़ को कोई डेट ट्रैप से या इकोनॉमिक टेररिज्म बोल रहे हैं या फिर इम्पीरियलिज्म बोल रहे हैं करके इनको अपने में फंसा लिया है। तो अभी तक तो सिर्फ बातचीत चल रही थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही थी कि क्वाड बनाएं, नहीं बनाएं, ये करें। परंतु अब जो इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ हो गया है और कोविड से जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तैयार हो गई और चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हर कंट्री में, और हर कंट्री उसके अगेंस्ट हो रखा है, इसके बारे में आपको मालूम ही है।
तो उसकी वजह से फाइनली अब ये जो है ये तरीके वो तेज़ हो गए हैं इस क्वाड को किसी तरीके से अमल में लाया जाए। तो इसमें क्या है, अभी अमेरिका जो है वो ऑलरेडी था, उसने अपने बेड़े पैसिफिक में मूव कर दिए हैं साउथ चाइना सी की तरफ, जापान ने भी कर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया की अभी जो इकोनॉमिक टाइज हैं चाइना के साथ ऑलमोस्ट टूट गई हैं, इंडिया के साथ लड़ाई शुरू हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने मिल के काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें इंडिया ने, इसके पहले इंडिया ने भी कुछ किया था, हमने भी एक मालाबार एक्सरसाइज शुरू करी थी जिसमें अमेरिकन नेवीज और अपना जापानीज नेवीज अलॉन्ग विद 14 अदर स्मॉलर कंट्रीज की नेवी हम एनुअल ड्रिल करते थे। उसमें जब ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बार हमको बोला कि आप हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए, पर हम तैयार नहीं थे। पर अभी पिछले हफ्ते ये एग्रीमेंट भी हो गया है, लॉजिस्टिक्स मिलिट्री समथिंग ऑस्ट्रेलिया से, तो इसलिए क्वाड की एक शेप बनती जा रही है जिसको बेसिकली आप चाइना के खिलाफ ही कह सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो हेजमोनिस्टिक आइडियाज़ हैं, जो उनके ज़बरदस्त इकोनॉमिक टेररिज्म, जैसे हमत होता है उन्होंने ऑलरेडी अपना लीज पे ले लिया है, छपार की बारी करेक्शन ग्वादर की बारी नेक्स्ट है, और जिबौती ईस्ट अफ्रीका में ऑलरेडी उन्होंने ले रखा है। तो ये एक किस्म की अलायंस ही बन रही है जो चाइना के साथ अगेंस्ट जाएगी। और यदि इस वक्त चाइना का युद्ध इंडिया के साथ होता है, ऐसे होने की संभावना कम है, परंतु फिर भी अगर कुछ ऐसी बात छिड़ती है तो मेरे ख्याल में ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो 4 मेजर कंट्रीज़ हैं क्वाड्स के, और ये ज़रूर एक साथ आएंगे इंडिया की मदद में, और साथ में इनके साथ साथ छोटे कंट्रीज़ के साथ भी पॉइंट टू पॉइंट बायलैटरल डिप्लोमेसी भी चल रही है जो काफ़ी कोऑपरेशन में काम आ सकती है। सर, जो एक क्वाड बना है, क्या इसका असर चाइना के विस्तार वाले टॉपिक पर पड़ेगा? देखो, ये इसकी जो चीन की विस्तारवादी सोच है इसको डेफिनेटली काउंटर करेगा, क्योंकि चाइना की नेवी बहुत बड़ी है। इसके जो फ्लीट्स हैं जो इस वक्त साउथ चाइना में हैं या इवन इंडियन ओशन में कर रहे हैं, तो इसको काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। तो अमेरिकन ऑलरेडी कर रहे हैं, जापानीज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी, चूँकि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पैक्ट कर लिया है, ऑस्ट्रेलियन नेवी भी मूव कर जाएगी। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि प्रेस में नहीं आता है, लोग सोचते हैं कि इंडियन नेवी वीक है, मैं ऐसी बात नहीं मानता। इंडियन नेवी के पास जहाज़ कम होंगे, शायद एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही है, पर हमें उसका एक्सपीरियंस है। चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, पर उसका वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे जो बहुत सारे, हमने अपनी डिप्लोमेसी के साथ पूरे इंडियन ओशन के अंदर 14 जगह पे तो मुझे पता है कि हमने लिस्निंग पोस्ट बना ली हुई है। हमारा वहाँ पे नेवल इंटेलिजेंस रिकॉनेसेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और 2 जगह पे हमने एयरफील्ड्स बनाई हैं और वहाँ पे हमारी नेवल प्रेजेंस है। और इसके साथ में जैसे दीगो गार्शिया में अमेरिका का नेवल है, बेस है। तो ये सब के साथ मिला करके, जैसे हमने अभी पोर्ट फैसिलिटीज़ ली हैं, ओमान से ली हैं, फिर इंडोनेशिया से ली हैं, सेशेल से ली हैं, मेडागास्कर से ली हैं, फिर अपना मालदीव्स का भी आइडिया चेंज हो गया है। तो इस किस्म की जो कार्रवाई है, तैयारी हमारी पूरी है। और जब ये ऑस्ट्रेलियन रिसोर्सेज भी साथ में आ जाएंगे, या अमेरिकन भी आ जाएंगे, जापानीज भी आ जाएंगे, तो आई एम श्योर दैट पोजेस एक अच्छी थ्रेट चाइना को होगी। बेसिक एम क्या है कि ये जो इलाका मैंने आपको बताया ना, इंडियन ओशन से लेकर के इंडो चाइना से जो पैसिफिक में नॉर्थ की तरफ जाता है, ये एक डेमोक्रेटिक इलाका रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने बोला फिशरी रिसोर्सेज, फिर मैंने बोला आपको ऑफशोर ऑयल रिसोर्सेज, तो ये फ्री डेमोक्रेटिक रहना चाहिए। और यहाँ पे 70% ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड का यहाँ चलता है, तो वो फ्रीली चलना चाहिए। हालांकि यहाँ पायरेसी की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी बहुत कमर्शियल शिप्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट वो प्रोटेक्शन शुड बी फॉर अगेंस्ट द पायरेसी, नॉट अगेंस्ट द हेजमोनिस्टिक चार्टर ऑफ सम पर्टिकुलर कंट्री विच कुड बी चाइना। तो जो बैलेंस ऑफ पावर जहाँ यहाँ पे जो बिगड़ जाएगा, वो दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। इसलिए उसको, इस चाइना को यहाँ पे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। सर, ये शक्ति संतुलन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये शक्ति संतुलन में ये चाइना की जो बढ़ती पावर है और जो उनके आइडियाज़ हैं, जो अभी तक देखिए उन्होंने अपने BRI के चक्कर में कई कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना लिया है। अब कहाँ नहीं जाता, हमत होता तो ले लिया। अब जैसे मैंने बोला, ग्वादर की बारी आ गई है, पाकिस्तान उनकी सैटेलाइट स्टेट है, नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी उनका बन चुका है। तो ये, और शायद कुछ लॉस के भी बोलते हैं कि वो भी उनके साथ हैं, और बाकी सारे कंट्रियों को तो उन्होंने तबाह कर रखा है। सबको इतने डेट्स दे रखे हैं जो वापस पे करने की स्थिति में नहीं है, तो अब वो नेचुरली उनकी बात मानेंगे। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये जो ग्रुप बना है, और इस ग्रुप में भी जैसे हमने इंडिया ने प्रपोज किया है कि वी शुड ऑल्सो हैव बायलैटरल अरेंजमेंट्स विद स्मॉलर कंट्रीज ऑफ इंडो चाइना।
तो वो भी इसमें भागीदार बने, ताकि कोई सिक्योरिटी की बात आए तो हम सब जॉइंटली काम करें, ताकि किसी एक कंट्री विशेष या एक ग्रुप विशेष को इसका फ़ायदा ना मिले। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं। बाकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अमेरिकन मिसाइल्स हैं, थैड्स हैं, जो इसको बोलते हैं टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल्स। अब ये अमेरिका ने रोमानिया में लगाई हैं, फिर सऊदी अरेबिया में लगाई हैं, फिर उसके बाद इसराइल में लगाई हैं, फिर इस तरफ यहाँ पे इनके गोम आइलैंड्स में हैं और साउथ कोरिया में लगा दी हैं। तो ये सब जो काउंटर करने की स्ट्रैटेजी है वो बन रही है। अब सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट साइन होना है और उसके लिए बताया ये जा रहा है कि एक ट्रैक 2 लेवल पे नेगोशिएशंस चल रही हैं, और उस डॉक्यूमेंट का जो सबसे बड़ा थीम होगा, वो पहला ये थीम होगा कि इट शुड बी ए डेमोक्रेटिक अलायंस अवेलेबल टू ऑल, और किसी भी कंट्री को सी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी कंट्री को कब्जा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन के साथ इकोनॉमिक डेट ट्रैप में लेता है, वो भी करने नहीं दिया जाएगा। और जितने भी रिसोर्सेज हैं इस यहाँ पे, उनकी एक सिक्योरिटी काउंसिल बनेगी जो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगी और सबको बराबर का मौका देगी उनको इस्तेमाल करने का। सर, आज के हालातों की बात करें तो चाइना के साथ कौन कौन से देश हैं जो खुलकर उसका साथ दे रहे हैं? देखो, अभी का जो सिचुएशन है, आज की जो असेसमेंट आती है, आज के असेसमेंट में अगर देखा जाए तो ओवरटली यानी कि खुलकर चाइना के साथ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा चांस बनता है शायद मलेशिया और शायद टर्की थोड़ा बहुत डेली टैली करके जाए, रशिया शायद रह सकता है न्यूट्रल, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जिनके ओर बहुत ज़्यादा डेट दे रखा है वो शायद चाइना का साथ दे देंगे। इसके अलावा आई कैन शो यू द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अगेंस्ट चाइना, चाहे वो परोक्ष रूप में हथियार दे के लड़ाई में शामिल होकर करें या पीछे से सपोर्ट करें, या किसी यूएन फोरम में जहाँ पे कहीं पे कोई बात आती है तो वो इस ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। और अभी इंडिया भी इलेक्ट हो गया है नॉन परमानेंट मेंबर। अब इंडिया के पास ज़्यादा लिवरेज है कि हम यूएन में जाकर के जो चाइना की कारस्तानी है उनको ज़्यादा करें। हालांकि हम नॉन परमानेंट मेंबर, उनके पास वीटो पावर है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बट कम से कम अवेयरनेस जो है वर्ल्ड में वो हो जाएगी। और आज की सिचुएशन ये है कि जो कुछ हम बोलेंगे वो वेल रिसीव होगा, बिकॉज लोगों ने पूरी वर्ल्ड, जैसे EU है, EU कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका है, ये नॉर्मली चुप रहते हैं इन चीज़ों में, पर इन्होंने आज मार खाई है कोरोना की। और इवन इकोनॉमिक वाइज भी चाइना ने इनको मॉल किया है, इनका फ़ायदा उठाया है। तो आज अगर कोई चीज़ चाइना के अगेंस्ट बोली जाए तो आई एम श्योर इनकी रिसेप्टिविटी इज़ बेटर, हालांकि इस मुकाबले में जो आज से कुछ साल पहले होती है। तो ये थे ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सर। 38 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद आज भी भारतीय सेना के लिए रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, और जो छात्र सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग देकर आज भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। आप सब भी अगर सेना में जाने का सपना देखते हैं तो brigadierguidesyou.com वेबसाइट पर जाकर ब्रिगेडियर धीमान के फ्री सेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर धीमान लाइव कोचिंग, लीडरशिप कोचिंग और मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। इसी तरह ब्रिगेडियर सर से हम चर्चाएं करते रहेंगे और आप तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ी सारी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे।